जीएसटी में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जीएसटी की इस इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को समझ पाएँ जो कि जीएसटी पोर्टल पे लागू कर दी गई है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अब जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, सप्लायर के लिए भी और रिसिपिएंट के लिए भी। जैसे ही सप्लायर अपनी इनवॉइसेस सेव कर देगा GST-A1 में या फिर GST-A1A में या फिर IFF में यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में, उसके बाद रिसिपिएंट को ये उपलब्ध हो जाएंगी। तो भले ही सप्लायर ने GST-A1 फाइल की है या फिर फाइल नहीं की है, सिर्फ सेव किए हैं रिकॉर्ड, उसके बेस पे आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में डिटेल दिखाई देगी जिसके ऊपर के आपको एक्शन लेना है। भले ही सप्लायर ने ओरिजिनल इनवॉइस दिखाई है या फिर इनवॉइस में अमेंडमेंट की है, वो सभी इनवॉइस रिसिपिएंट को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखाई देगी। लेकिन ऐसी इनवॉइस जो कि आईटीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेंगी प्लेस ऑफ सप्लाई रूल की वजह से, वो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि आप महाराष्ट्र में हैं और आप पंजाब में जाके कोई सप्लाई लेते हैं, जैसे कि होटल की सर्विस लेते हैं जहाँ पे कि पंजाब का ही CGST और SGST चार्ज किया गया है, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट महाराष्ट्र में नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे पंजाब में है जबकि टैक्स पेयर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार की इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, इसलिए IMS में ये इनवॉइस नहीं आएंगी। ये डायरेक्टली GST या 2B में चली जाएंगी इन एलिजिबल ITC के रूप में, यानी कि ऐसी इनवॉइस जिनका कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। रिसिपिएंट को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इनवॉइस को या तो एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा या फिर पेंडिंग रखना होगा। रिसिपिएंट अपने एक्शन को मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन ये उसे GST-3B को फाइल करने से पहले करना होगा। तो यदि रिसिपिएंट किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है तो उसके बाद उसे रिकम्प्यूट GST-2B का बटन दबाना होगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट GST-2B से रिलेटेड दोबारा से रिकम्प्यूट किया जा सके। GST-2B हर महीने के ख़त्म होने के बाद 14 तारीख तक जनरेट कर दी जाएगी। इस बेस पे कि रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है। यदि टैक्स पेयर मंथली GST-3B फाइल करता है, लेकिन यदि टैक्स पेयर क्वार्टरली GST-3B फाइल करेगा तो उस केस में GST-2B क्वार्टरली जनरेट की जाएगी, यानी कि क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 14 तारीख तक ये आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो इनवॉइसेस रिसिपिएंट एक्सेप्ट कर लेगा उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट GST-2B में चला जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली GST-3B में चला जाएगा। क्योंकि शुरू में कुछ गलतियां हो सकती हैं रिसिपिएंट से, इसलिए GST पोर्टल ने अलाउ किया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका GST-2B से ऑटोमेटिकली GST-3B में जाएगा उसे आप एडिट कर सकते हैं। जब टैक्स पेयर GST-3B को फाइल कर देगा उसके बाद वो कोई एडिट नहीं कर सकता है, और उसके बाद जो इनवॉइसेस एक्सेप्ट की गई हैं या रिजेक्ट की गई हैं रिसिपिएंट के द्वारा, वो उसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिमूव कर दी जाएंगी। तो जो इनवॉइसेस पेंडिंग रहेंगी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, वही आप वहाँ पे देख पाएंगे जिनके ऊपर के आपने पेंडिंग एक्शन लिया है। अदरवाइज बाकी सभी इनवॉइसेस वहाँ से हट जाएंगी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑप्शनल फंक्शनलिटी है जहाँ पे कि रिसिपिएंट सप्लायर की इनवॉइसेस पे एक्शन ले सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पेंडिंग रख सकता है, लेकिन इसे फाइल करना जरूरी नहीं है, यानी कि एक्शन लेने जरूरी नहीं है। यदि रिसिपिएंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में ये माना जाएगा कि उसने सभी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि डीम्ड एक्सेप्टेड मानी जाएंगी और उसके बेसिस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके GST-3B में चला जाएगा। रिसिपिएंट ने इनवॉइसेस के ऊपर क्या एक्शन लिया है इसे सप्लायर देख पाएगा। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सप्लायर के लिए सेपरेट फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है जहाँ पे कि वो ये एक्शन देख पाएगा। लेकिन यदि रिसिपिएंट कोई एक्शन ही नहीं ले सकता है इनवॉइसेस के ऊपर, जैसे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई की गई है या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल के अकॉर्डिंग रिसिपिएंट ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में सप्लायर को ये दिखाई देगा कि नो एक्शन टेकन बाय रेसिपिएंट, इस प्रकार का स्टेटस आएगा। जैसे ही सप्लायर कोई रिकॉर्ड सेव कर देता है तो उसके बेस पे रेसिपिएंट एक्शन ले सकता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में।
लेकिन यदि सप्लायर ने कोई रिकॉर्ड सेव कर दिया था जिस पे कि रेसिपिएंट ने एक्शन ले लिया है, बाद में सप्लायर उसे चेंज कर देता है, तो उस केस में वो वैल्यू रीसेट हो जाएगी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में और रेसिपिएंट को एक नए रिकॉर्ड के तौर पे दोबारा से वो इनवॉइस दिखाई देगी। तो यदि सप्लायर किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है जिस पे कि रेसिपिएंट पहले ही एक्शन ले चुका है, तो वो रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और वो डिलीट हुआ माना जाएगा आईएमएस से। यदि रेसिपिएंट किसी रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर देता है तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे कि सप्लायर ने अभी GST-1 में रिकॉर्ड सेव किया था लेकिन GST-1 फाइल नहीं की थी, तो उस केस में सप्लायर को ये दिखाई दे जाएगा और उस केस में सप्लायर एडिट कर सकता है उस इनवॉइस को और दोबारा से ये रिकॉर्ड GST-1 में फाइल करने के बाद रेसिपिएंट को उपलब्ध होगा। यदि सप्लायर ने ऑलरेडी GST-1 फाइल कर दी है उसके बाद रेसिपिएंट ने रिकॉर्ड को रिजेक्ट किया है, तो उस केस में ये सप्लायर के पास जाएगी जो रिजेक्ट हो गई है इनवॉइस और इसके ऊपर सप्लायर को एक्शन लेना होगा, यानी कि या तो GST-1A में अमेंडमेंट करनी होगी के द्वारा ये रिकॉर्ड फाइल करना होगा या फिर जो नेक्स्ट पीरियड के लिए GST-1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसमें रिकॉर्ड दिखाना होगा। तो जब ये रिकॉर्ड सप्लायर दिखा देगा नेक्स्ट पीरियड में, उसके बाद फिर से रेसिपिएंट को ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा आईएमएस में। रिसिपिएंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड पेंडिंग रख सकता है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, लेकिन जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में टाइम लिमिट दी गई है उस लिमिट तक ही वो रिकॉर्ड पेंडिंग रख सकता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक ये रिकॉर्ड पेंडिंग रख सकता है। इसके बाद ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से, क्योंकि जो टाइम लिमिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की वो ख़त्म हुई मानी जाएगी। यदि सप्लायर ने किसी इनवॉइस को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत दिखाया था जिसे कि रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो बाद में सप्लायर उसे चेंज कर सकता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। इस केस में रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाएगा क्योंकि उसने पहले इनवॉइस एक्सेप्ट की थी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, जबकि अब इसका स्टेटस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत हो गया है। तो जो RCM की इनवॉइस है वो रेसिपिएंट के GST-2B में चली जाएगी, जहाँ से कि वो डायरेक्टली GST-3B में चली जाएगी रेसिपिएंट के। यदि रिसिपिएंट सप्लायर के क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देगा तो उस केस में अब सप्लायर को इसके ऊपर GST पे करना होगा, क्योंकि इसे सप्लायर की GST लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसे नेक्स्ट पीरियड की जो GST-3B है उसमें ऐड किया जाएगा सप्लायर के। इसलिए सप्लायर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि रिसिपिएंट क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देगा तो इससे जो सप्लायर है उसकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट पीरियड के GST-3B में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन 10 की पॉइंट को याद रखेंगे जब भी आप आईएमएस को फाइल करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।